स्टार्ट करवाएं। तो हु विच दैट जो है वो किस सेंस में यूज करवाया था देखो तो इंटेरोगेट नॉन इंटेरोगेटिव मोड में, वहां तक क्लियर है? हाँ नॉर्मल यूज है। हु विच और दैट का जो हमने यूज करवाया है वो जो के सेंस में होगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज की क्लास भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोनाउन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, यही सब तो मोस्ट है। स्टार्टिंग में जो आप पढ़े हैं वो सब बेसिक चैप्टर में आता है, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा आपको, क्योंकि सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो आज जो है आपको लिखना है यूजेज ऑफ हु, whom, what, which, etc। ये किसके सेंस में? किसके सेंस में? क्वेश्चन पूछने के सेंस में, समझ गए ना? इंटेरोगेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये इंटेरोगेटिव फॉर्म, यानी कि अब आप इससे क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न। पहले जो हु का यूज सीखे तो क्या था? जो के सेंस में। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, वह व्यक्ति जो वहां खड़ा है मेरा भाई है। तो वो तो जो के सेंस में था, क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे थे। अब इससे क्या करेंगे? इसे क्वेश्चन पूछेंगे। कौन के सेंस में? समझ गए ना? किसको के सेंस में? आई बात समझ में? आपको इतना जरूर पता होगा हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? होम, ये मैंने आपको बता दिया था, इसको भूलना मत। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? होम। और हु का पॉजेसिव केस क्या होता है? तो हुज। ये सब तो क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के फोल्डर बना हुआ है ग्रामर का, एक एक सिस्टमैटिक वे से वीडियो पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं आपके पास है। ठीक है, तो आज इंटेरोगेटिव फॉर्म में इसका यूज सीखेंगे। चलिए, सबसे पहला यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हु एकदम समझते जाना सिस्टमैटिक वे से। यूज ऑफ हु। तो अब जब क्वेश्चन आप पूछेंगे, ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए, मैं लिख देता हूं फिर भी। हु का मतलब क्या होता है? कौन। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हु का मतलब क्या होता है? कौन। जब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो क्या मतलब होता है? जो के सेंस में। तो लिखिएगा हु इज यूज्ड, हु इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, बतलाना। हु इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं सब्जेक्ट। हु इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। हु का यूज सिर्फ हम सब्जेक्ट को जानने के लिए करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो काम करेगा वो तो जानते ही हैं, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट का सेंस थोड़ा बड़ा है। सब्जेक्ट का मतलब थोड़ा समझना, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं। आपको सिर्फ उसका नाम जानना है। हु का यूज किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या? सिर्फ आपको उसका नाम जानना है। जैसे मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी चीज आपको एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूं हु इज योर ब्रदर। भैया ध्यान से समझना कि क्लास थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हु इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है? यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब कि आप नाम जवाब, नाम बताओगे। ठीक है, क्या बताओगे? नाम। माय ब्रदर नेम इज मोहन। हु का यूज सिर्फ नाम जानने के लिए किया आता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या यहाँ पे? नाम। हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, इसका मतलब क्या? आपके पिताजी कौन है? तो ये मत बोल देना कि माय फादर इज अ फार्मर। हु इज योर फादर? भगवान जी झा इज माय फादर, मेरे पिताजी का नाम है। तो मैं नाम बता रहा हूं। अगर मैं ये कहूंगा कि माय फादर इज अ फार्मर तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हु इज नेवर यूज टू आइडेंटिफाई प्रोफेशन, पेशा को बतलाने के लिए हु का यूज नहीं करते, सिर्फ नाम। आपको कोई पूछता है ना व्हाट आर यू, पूछता है कोई आपसे?
व्हाट आर, अच्छा ये हटा जाओ, अभी प्रोफेशन है। हु आर यू, व्हाट आएगा, हु आर यू। हु आर यू का मतलब क्या, आप कौन हो, सिर्फ नाम जानना है, मोहन हो कि सोहन हो कि गणेश हो कि रमेश हो। ये मत बोल देना आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट बोलोगे तो क्या हो जाएगा, गलत जाएगा। जब आपसे ये पूछेगा कि व्हाट आर यू, तब आप क्या बोलोगे, आई एम अ स्टूडेंट। व्हाट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोफेशन। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीज सीखी जा सकती है। आपको जितना आसान लगता है उतना है नहीं ये, अब आपको आज ही क्लास में पता चल जाएगा, समझ गए ना। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से, तो कहता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से, अगर आपको पूछा है तो हम हु का यूज किसके लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम जानने के लिए, नाम बताना आपको। हु हैज टेकन अवे माई कार, हु हैज टेकन अवे माई कार, मेरी गाड़ी कौन ले गया है, हु हैज टेकन अवे माई कार। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ नाम बताना है, मोहन हैज टेकन अवे माई कार, सिर्फ और सिर्फ नाम। हु इज यूज टू आइडेंटिफाई, ऐसे समझ लो नेम। आया, क्लियर हो गया, क्लियर है ना। हु इज द फादर ऑफ नेशन, पूछता आपसे कोई ना, हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो आप क्या बताते हैं, सिर्फ महात्मा गांधी, नाम बताते हैं ना, उनकी पूरी कुंडली तो नहीं बता देते आप। पहला क्लियर है हु का। अगला नेक्स्ट, यूज ऑफ हुम। हाँ, नोट कर लीजिए, कोई नहीं, फटाफट नोट कीजिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइट थोड़ा बंद करना, ये वाली लाइट नहीं बंद किया, हाँ ठीक है, रहने दीजिए, बंद है। वो वाला चल रहा है, ये चलाएंगे ना तो आवाज दब जाएगी, इस वजह से पूरा अंधेरा कर लीजिए। नहीं होता हॉल समय, थिएटर समय, सिर्फ बोर्ड पे रोशनी, फोकस। फिक्स सफिक्सेस होते हैं, क्या कह रहे हैं, आप देखिए, आप सब कुछ में बदलाव हो गया है। पहले लगता था श्री, श्रीमान, ये सब चीज अब ना लगाएं तो बेटर है, अब नहीं लगाया जाता है मॉडर्नाइजेशन में। पहले लगाया जाता है श्री भगवान जी झा, मेरे पिताजी का नाम भगवान जी झा है, तो भगवान झा भी नहीं बोलते थे, भगवान झा बोले तो टीचर मारता था एक चपाट, भगवान तुम्हारा पिता है कि दोस्त है जी, भगवान जी झा, रामानंद जी झा। अब ये सब चला गया है क्योंकि उतने सारे कॉलम नहीं होते हैं, टाइटल को हटा दिया गया है, लेकिन आप बोलते हैं तो बढ़िया है। पहले जो आप अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन देते थे, स्वयं परिचय बोलते हैं, तो पहले क्या होता था, कैसे बोला था, आपको बोलता था कि आप अपना परिचय बताएं, तो पहले परिचय कैसे देते थे, दादाजी शुरुआत करते थे। बोले परिचय कैसे दिया जाता था, दादाजी, कम से कम आपसे पीछे 2 पीढ़ी होनी चाहिए, उससे ज्यादा पुरानी याद नहीं होती थी, तो दादाजी शुरुआत कीजिए, मेरे दादाजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम, तब आप अपना नाम लीजिए। आज जो पूछता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो पहले किसका नाम लिया जाता है, खुद का, समझ गए ना, दादा दादी भैया भाभी सब गए, अब जमाना बदल गया। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है पहले आप शुरुआत करेंगे, उसके बाद अपने पिता का नाम बताएंगे। क्लियर है ये। अगला, यूज ऑफ whom, तो whom तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि whom क्या है, ऑब्जेक्ट, ये तो इतना माइंड में रखना है। अब यहां थोड़ा कंफ्यूज ना करना, खाली देख लेना। whom is used to identify object, शॉर्ट में लिख दिया, whom is used to identify object, क्योंकि who का ऑब्जेक्ट क्या होता है, whom,
तो whom का यूज किसके लिए किया जाएगा? बहुत इंपोर्टेंट है ये, इसका थोड़ा दायरा बड़ा है। whom का यूज किसके लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए करते हैं। अब ऑब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो अब यहां पे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों का नाम तो होगा ना। मैंने राम को पढ़ाया या राम ने मुझे पढ़ाया, तो एक में सब्जेक्ट है एक में ऑब्जेक्ट है, लेकिन नाम तो दोनों का आ गया ना। नहीं, मोहन गीता से प्यार करता है या गीता मोहन से प्यार करती है, तो एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन नाम तो दोनों का आ गया, तो थोड़ा क्लैश कर गया। तो आपको देखना है कि जब ऑब्जेक्ट का सेंस ले रहा होगा तो वहां पे किसका यूज करना है। क्लियर है? अब आप देखिए, मैं बताऊं, अब मैं फिर हु लिखता हूं तब आपको क्लियरिटी आएगा। यहां पर देखिए, हु हैज, साथ ही लिख सकते हैं, हु हैज इनवाइटेड, हु हैज इनवाइटेड यू इन द पार्टी। क्वेश्चन मार्क सब में लगाना। हु हैज इनवाइटेड यू इन द पार्टी, पार्टी में आपको कौन बुलाया है? तो यहां पे क्या है? हु सही है, क्योंकि आप नाम जानना चाहते हैं कौन बुलाया है, सब्जेक्ट। हु हैज इनवाइटेड यू इन द पार्टी, ठीक है। हु हैज यू इनवाइटेड, हैज यू इनवाइटेड इन द पार्टी। क्वेश्चन मार्क। हु हैज यू इनवाइटेड इन द पार्टी, बोथ द सेंटेंसेस आर क्वाइट डिफरेंट। यहां पे हु सही है लेकिन यहां पे हु गलत है। अब यहां क्या सेंस बन रहा है? हु हैज यू इनवाइटेड इन द पार्टी, इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है कि आपने पार्टी में किसको बुलाया है। इस वाले सेंटेंस से क्या था कि आपको पार्टी में कौन बुलाया है। इस वाले सेंटेंस में क्या है कि आपने किसको पार्टी में बुलाया है। तो आपने किसी को पार्टी में बुलाया है, तो वो तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया। कोई नहीं, आ जाओ, कोई नहीं, आ जाए यार। ये कैमरे से बचिए मत, बहुत ईमानदार कैमरा है, टेंशन मत लीजिए, कोना कोना कैप्चर कर लेगा। ठीक है। तो हु हैज यू इनवाइटेड इन द पार्टी, तो पार्टी में आपने किसको बुलाया है, सब्जेक्ट तो आप हो, आपने किसको बुलाया है, तो यहां पे हु क्या हो गया? गलत। यहां क्या आएगा? हु। बहुत सिमिलर लगता है। ऐसे सरकारी नौकरी दाना पानी नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैथ और इंग्लिश मैं शुरू से बोला हूं, ये आसान नहीं होते हैं, ये मामूली है ही नहीं। जब तक आप मामूली छात्र हैं तब तक कुछ नहीं है। हमारे देश में मामूली है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मामूली बन के रह जाए। असाधारण बनेंगे तो असाधारण बनेंगे कैसे? तो असाधारण चीजों को हासिल करके। असाधारण कैसे बनेंगे? तो असाधारण चीजों को हासिल करके, तभी ना असाधारण बनेंगे। आप महान बनना चाहते हैं, उसके लिए महान कार्य करना पड़ेगा। नहीं समझे? जीवन में सोचे कि महीना में 15,000 रुपया महीना आ जाए, तो कहीं दरवानी का भी काम कर लो, सेफ का भी काम कर लो, बर्गर भी बेच लो, समोसे भी बेच लो। आप सोचते हो कि जीवन महीना में हमको 5 लाख रुपया कमाना है, तो उसके लिए आपको एक ग्रेट वर्क करना पड़ेगा, महान काम करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, उस लेवल का बिजनेस करना पड़ेगा, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे देश में समान चीजें जो है वो समान लोगों के लिए है, और ये समान चीजें है नहीं, इसके लिए आपको असाधारण बनना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और गलत है, यहाँ पे हैज भी नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा? हैव। यहाँ सब्जेक्ट यू है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यू, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हु, अननोन है, तो यहाँ हैज क्या है? सही है। समझ रहे हैं पूरा कि नहीं? ध्यान जा रहा है ना? कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, ये मत कहना गुरुजी कुछ नहीं बताया, गुरुजी सारी चीजें बता दी है। क्या? हाँ, लेकिन ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है ना, इंटेरोगेटिव फॉर्म है ना, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा ना। आपको कौन गाली दिया था? चलो भाई, हाँ, ऐसे सेंटेंस लो जो मजा भी आए। आपको कौन गाली दिया था, है ना, या उसको कौन गाली दिया था, कुछ भी ले लीजिए, यू आ गया था, हटा सकते हैं।
उसको कौन गाली दिया था, है ना। तो who had abused him, उसको बोल दिया हो। आपको कौन दिया था, हिम के बदला में यू कर दीजिए, इतना ही फर्क है और क्या। इसमें आपको कौन गाली दिया था, तो गाली तो आपको दिया था, या उसमें है कि हिम ले लिया, ही ले लिया, है उसको कौन गाली दिया था, तो गाली देने वाला तो हु है, गाली उसको दिया था तो वो तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो ही है, क्लियर है। यहाँ पे हु करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। उसने किसको गाली दी थी, उसने किसको गाली दी थी, तब क्या आ जाएगा, whom had, have, has का थर्ड फॉर्म हैड ही होता है। अगर आपको इतना नहीं पता है तो आप जान लीजिए, इसमें सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। तो क्या आ जाएगा, whom had he abused। आई बात समझ में, क्लियर होगा। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। मैं भरपूर समय देता हूं छात्रों को। आप किससे बात कर रहे थे, अगर आप ये कहोगे कि हु आर यू टॉकिंग टू यू, तो गलत हो। आप किससे, बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत हार्ड भी है, अगर समझना है तो। आप किससे बात कर रहे थे, तो क्या कहोगे, whom were you talking to। आप किससे बात कर रहे थे, आप बात नहीं कर रहे थे, आप किससे बात कर रहे थे। अरे पिताजी आपने किसको पैसा दे आए, आप किसको पैसा दे के आ गए, तो आपके फादर सब्जेक्ट है, समझे कि नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान गए तो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप किसको पैसा दे के आगे, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो वहां अगर हु करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत जाएगा, क्या आएगा वहां पे, हुम आएगा। हु और हुम में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ऐसे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन पेपर। मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन का मैं वीडियो बना के भेजूं आपके पास, या तो मैं लाइव लेके आऊं 20-20, 25-25 क्वेश्चन, आप लोग लाइव आ जाओ, या मैं वीडियो बना के दे दूं, टेंशन मत लीजिए। अब मैं आ गया हूं, अब मुझे कहीं जाना नहीं है, तो ये बोला हूं, अभी पूरा साल आप लोगों के नाम है। और आप लोग अगर कहेंगे तो मैथ में खींचूंगा, संडे को भी क्लासेस लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 से 3 घंटे के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो तेजी से कवर हो जाएगा। मर्जी आपकी है, आप कितना लेना चाहते हैं, मेरे पर दबाव कोई नहीं डालूंगा कि भाई ऐसे करना। हाँ, आप कहेंगे सर आप संडे को भी 3 घंटे के लिए बुला लीजिए, तो मैं मैथ के लिए बुला लूंगा, इंग्लिश के लिए नहीं, तो इंग्लिश ना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इंग्लिश हार्ड होता है ना, 3 दिन पढ़ लिए तो फिर चौथे दिन के लिए रूल बहुत ज्यादा होता है। अब मैथ में थोड़ा आपको मजा भी आएगा, तो अगर आप संडे को कहोगे, या तो हम एडवांस मैथ स्टार्ट कर देंगे, एलिमेंट्री इधर खींचेंगे, तो 3-4 महीना में खींचा जाएगा, और आप कहोगे तो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब ये पूरी जवानी जो है आपके नाम है। हाँ, आप इसको, आपको जैसे आपको इस्तेमाल करना है कीजिए, आप संडे को बुलाना है बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, ये तो हुम का नॉर्मल यूज था, हुम का एक पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो अभी तो मैं आपको वॉइस नहीं पढ़ाया हूं, वॉइस जब पढ़ेंगे तब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हटाएं इसको, ठीक है। देखिए अगला, अब मैं 2 स्ट्रक्चर लिखता हूं, पैसिव वॉइस का है, यहां बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए 2 स्ट्रक्चर है, एक हुम का वॉइस के फॉर्मेट में होता है बाय हुम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल दिया था कि हुम का यूज थोड़ा बड़ा है, यहां करना है। ये वॉइस का थोड़ा सा यूज है, तो वॉइस में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा आपको 2 लाइन समझनी पड़ेगी। बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 क्वेश्चन मार्क। दूसरा हु से भी बना सकते हैं, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय। आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो ऑड लगेगा, सुनने में भी आपको ऑड लगेगा और बोलने में भी ऑड लगेगा, लेकिन हकीकत यही है, जो सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई कभी भी आपको सीधी नहीं लगेगी, हकीकत यही है कि ये सत्य है। आई बात समझ में ना। हाँ,
आपको कोई चीज खराब लगती है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज झूठी है। हो सकता है आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाई, उस चीज सही हो। नहीं, कभी जीवन में एहसास नहीं होता, सामने वाले को हम अलग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, तो बेकार आदमी। बाद में पता चलता था कि मैं बेकार नहीं था, मेरी सोच उसके प्रति गलत थी, वो बहुत अच्छा आदमी था। और जिसके बारे में आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा था, बाद में पता चल गया छुरीबाज निकल गया। नहीं, छौरीबाज नहीं, पीछे सोच रहा है छौरीबाज, छुरीबाज मतलब चाकूबाज होता है। हिंदी तो इसीलिए देश से जा रहा है, हिंदी को तो आप लोग जो है मां बहन करके रखे हुए हैं, हिंदी भगा रहे हैं। एक इतनी बड़ी भाषा, नहीं मैंने जिम्मेदारी ले ली है कुछ चीजों की। एक तो हिंदी का, जिसको आप स्लैंग समझते हैं, वो हिंदी की बेहतरीन शब्द है और मैंने वो जिम्मेदारी उठा ली है। आजकल लोग ये बात बोलने में, मान लीजिए आपको इसे बोलने में लोग हिचकिचाता है, नहीं तो मैंने ये जिम्मेदारी उठा ली है, जो होगा भगवान के नाम से देखा जाएगा। हिंदी को जाने नहीं दूंगा इस देश से। क्लियर है ये? कंप्लीट। इस दो स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस बना सकते। देखिए मैं सिंपल बोलता हूं, रामायण किसने लिखी थी? रामायण नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, वाल्मीकि बोल रहे हैं मैं। रामायण किसने लिखी थी? इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप दो तरीके से बना सकते हैं, ध्यान सुनना। एक, पहले आप इससे बना सकते हैं, तो पहला रामायण किसने लिखी थी, सेंटेंस समझ में आया। अब इसको दो तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं। पहला तो बाय हुम लगा के, बाय हुम, बाय हुम। अब देखिए यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो बाय हुम वाज सब्जेक्ट द रामायण रिटन, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम वाज द रामायण रिटन, इसकी हिंदी ये हुई कि रामायण किसने लिखी थी। ठीक है, अगर यहां पे आप बाय लगाएंगे रिटन के बाद तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप हु लगा के भी बना सकते हैं, तो हु लगा के क्या बनाएंगे, सेम चीज है, खाली आप यहां हु रखिए, बाकी बीच वाला स्ट्रक्चर सेम है। ये देखो आप दोनों में ये सेम है। मैंने बहुत ये तरीका से बताता हूं, बता रहा हूं, दिमाग में छाप दूंगा, खाली देख लेना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, सेम है ये। बाकी वही लिखो आप, हु वाज द रामायण रिटन। अगर आपने यहां पे हु लगाया है तो आप यहां पे क्या लगा दोगे, बाय। जब भी हुम लगाओगे तो बाय हुम एक साथ रखना है, और जब हु लगा के बनाओगे तो हु स्टार्टिंग में रखना है और बाय क्या रखना है, आपको लास्ट में रखना है। अब देखिए आप समझिए, इन दोनों में से कोई पूछता कि ये थोड़ा हार्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामायण किसने लिखी थी, इसको अब सिंपल में अगर आपको बोलना है कि रामायण किसने लिखी थी, ये दोनों जो है वो पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। सिंपल में आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, ये सिंपल हो गई, ये सिंपल इंग्लिश हो गई, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी थी। इसे आप एक्टिव वॉइस समझ सकते हैं, इन दोनों को पैसिव। खैर अभी उतना जाना नहीं है आपको। क्लियर है, समझ गए, देख लीजिए। जैसा देश वैसा भेष। जीवन में एक चीज याद रखना, कभी भी जिस चीज की जरूरत नहीं हो कभी उस पर कभी माथा मत लगाना। इस ब्रह्मांड में ना अनगिनत चीजें हैं, अनंत, एक चीज के अनंत प्रकार है, और करोड़ों अरबों खरबों चीजें हैं यहां, और हर एक चीज के अनंत प्रकार है। तो जीवन में जिस चीज की कभी जरूरत नहीं पड़े उस पर माथा लगाना ही नहीं है। जितनी पर जरूरत पड़े, जिस चीज की जरूरत पड़े उतना ही लेना है, आप जीवन में सुख रहोगे। ठीक है, और पहले ये हो गया, और सुख रहने का और शांत रहने का तरीका दूसरा। एक तो जब तक आप लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं तब तक पागलों की तरफ पढ़ते रहिए, संघर्षरत रहिए, जब तक आप लक्ष्य हासिल नहीं करते हैं। जो आपने एक सपना पाला होगा ना, हमको दिल्ली पुलिस में जाना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, जो बनना है, देखिए जब तक आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं तब तक पागल बन जाइए।
ठीक है, पागलपन आना बहुत जरूरी है, जब तक आप नहीं लाएंगे नहीं होगा। बहुत कंपटीशन टफ हो गया है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बार का आप जानते हैं, जो पिछले 22-23 का सेशन में आप हैरान हो जाएंगे जो कॉम्पिटिटर कितने बढ़े हैं। हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जब से CUT आ गया, बच्चा 10th में से तैयारी करना शुरू कर देता है, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, नए नए पैटर्न आ रहे हैं। आप जानते होंगे, आप लोगों में भी एक CET नाम का पेपर आ रहा है, 25 में आएगा ही, 100% आएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, रेलवे, बैंक, SSC का। तो नया नया पैटर्न आएगा, वो आप हमको, अच्छा आपके पिताजी मोबाइल तो यूज नहीं करते थे, आज आप कितने भी पिताजी को मोबाइल दे दीजिए, कितना भी, जितना आप अच्छा यूज कर लेंगे मोबाइल का, आपके पिताजी नहीं चला पाएंगे। बात सुन, तो 5 साल बाद या 3 साल बाद जो बच्चा नया वाला आएगा, वो जितना इसको समझ पाएगा आप नहीं समझ पाओगे। आप अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन उतना नहीं बदल पाएंगे जो उस समय में जो करंट जो स्टूडेंट होगा उतने में ढाल नहीं सकते आप। बात को समझ रहे हैं ये चीज मैं क्या कह रहा हूं। तो जनरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हम डेवलपिंग है, हम डेवलप नहीं है। डेवलप होते तो हम स्थिर होते। अमेरिका में उतनी तेजी से कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन हम क्या है, डेवलपिंग है, हर चीज को बदल रहे हैं, हर चीज विकासशील है ना भाई, हमको बदलाव चाहिए ना, तुरंत तेजी से तेजी बदलाव चाहिए। इसलिए जो समय है उसके अनुसार आप ढल जाइए और एक हासिल कर लीजिए जीवन में जो सपना पाले हैं। उसके बाद संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद हाय हाय मत कीजिए। उसके बाद जो हाय हाय करेंगे तो फिर यही हाल रहेगा। मैं आपको एक गांधी जी की थ्योरी बताया, लक्ष्य हासिल कीजिए, लक्ष्य हासिल करने के बाद जीवन में संतुष्टि लाइए। देखते होंगे लोग कलेक्टर बन जाता था, कहता धू हमको 2 करोड़ रुपया चाहिए। नैनीताल में क्या कहते हैं कि वाटर बिल्डिंग चाहिए, झील में तैरता हुआ बिल्डिंग चाहिए, तो वही सब बोरा में पैसा कसता है, नहीं कसता है, तो जीवन में करप्शन लाया है, तो कभी शांति से नहीं रह पाएगा। आजकल तो जमाना बदल गया है, तो संतुष्टि के बाद कुछ जीवन में बचता नहीं है। संतुष्ट, ऐसे तो गौतम बुद्ध कहा था कि हमेशा संतुष्ट रहा करो, लेकिन आजकल ये थ्योरी ज्यादा आपको पचेगी नहीं। गौतम बुद्ध की जो थ्योरी अलग थी ना, उनको तो कोई मतलब ही नहीं था, वो तो स्टोइक पर्सन थे, सुख और दुख कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाथ भी काट दो, गौतम बुद्ध कहता हाथ काटना है काट दो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उनकी थ्योरी तो हम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दार्शनिक बातें कुछ बताए, लेकिन गांधी जी, लियो टोल्स्टॉय, इन सब की बातें बहुत प्रासंगिक थी, जो व्यवहारिक जीवन हो आप लेते हैं। तो अभी तो एकदम लगे रहिए कि जब तक नुआ सब फॉर्म भरा कीजिए। ये क्लियर हो गया जी? हाँ, ये ना अभी देखिए, आपको इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है। हु के ये एक्टिव वॉइस है। अभी आपको वॉइस नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ हम हुम का यूज बता रहे हैं। तो आप जैसे यहां सोच रहेंगे ना, जो भी सेंटेंस हु से होगा उसके ना 2 पैसिव वॉइस बनते हैं, एक ये जो मैंने आपको बताया था, एक ये, ठीक है। तो जब भी हु लगाएंगे तो वहां पे बाय लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय यूज ही किया जाता है कहीं भी। जैसे अभी अगर इस देखिए, हाँ अब जैसे मैं देखिए, रामायण किसने लिखी, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, ये हो गया। बस मतलब से एक ही है, भाषा अलग अलग है। ये क्लियर हो गया। एक आप बना के देखिए, अमेरिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका तो मैं तो बोल दिया ना, आप इस फॉर्मेट में बना के देखो। ये तो मैं सिंपल बोला, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की थी? अभी सिंपल हो गया, आप इसे बना सकते हैं, बाय हुम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, या आप इससे बना सकते हैं, हु वाज अमेरिका डिस्कवर्ड बाय, एक ही चीज है। बाय हुम नहीं, बाय हुम आपको लास्ट स्टार्टिंग में ही लगाना पड़ेगा। बाय एक प्रीपोजिशन, अभी ज्यादा अंदर मत ले जाइए इसको। बाय एक प्रीपोजिशन है, और बाय के बाद प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, इसलिए बाय हुम किया गया है। वहां पे आपको क्या दे देगा? बाय हु। तो बाय हु क्या हो गया? गलत हो गया। इतना ही आपको पकड़ना है। अमेरिका वाज नहीं, गलत हो जाए, क्योंकि इंटेरोगेटिव फॉर्म है। इंटेरोगेटिव फॉर्म में बाय हुम क्या करना है आपको? स्टार्टिंग में रखना। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर वहां आएगा ना तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव फॉर्म में है ना। कंप्लीट है? जो डाउट है पूछ सकते हैं।
थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। आगे बढ़े तो हु का यूज कंप्लीट है, हुम का भी यूज मैंने कंप्लीट कर दिया। अगला नेक्स्ट अगला लिखिए हुज का यूज ऑफ हुज। इसका यूज खास नहीं है, ये सिंपल है, खाली पकड़ लेना है। हुज का यूज, हुज इज यूज्ड, हुज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, हुज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशन, रिलेशन, पोजेशन, etc। हुज का यूज जो है हम संबंध बतलाने के लिए करते हैं, किसी पर किसी चीज का रिलेशन बतलाने के लिए करते हैं, अधिकार बतलाने के लिए करते हैं। जैसे आई, मी और पॉजेसिव केस क्या होता है, माई और माइन। तो माई और माइन का यूज किसके लिए करते हैं, रिलेशन बतलाने के लिए या किसी के ऊपर अधिकार बतलाने के लिए। तो हु का भी तो ये पॉजेसिव केस ही है हुज, तो हुज का भी क्या हो जाएगा, वही रिलेशन बतलाएगा, पोजेशन बतलाएगा। जैसे यह घर किसका है, यह घर किसका है, तो हुज इज दिस हाउस। अगर आप यहां पर विच करोगे, ध्यान देखना वहां दिया रहता है, या वाट करोगे, हुज के अलावा कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, सिंपल से ही समझ सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें सीखी जाते हैं। हुज इज दिस हाउस, हाँ इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हुज हाउस इज दिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी को ऐसे बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, हुज हाउस इज दिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। यह घर किसका है, यह कार किसकी है, या वह कार किसकी है, तो हु का यूज मत करना, हुज का यूज करना। हुज इज दैट कार, या हुज कार इज दैट। क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर सेंटेंसेस कैसे आते हैं, एक सेंटेंस में आपको इसे भी देता हूं, आया हुआ सेंटेंस। ये तो देखो सिंपल सेंटेंसेस दे रहा हूं, भारी भारी सेंटेंसेस देंगे ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे इसका यूज। किसमें, हाँ तो गलत हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जिसके लिए यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये गाड़ियां किसकी है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, वही तो पूछा, आपको कोई डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न देखते हैं आप ऐसे समझ लेना। देखो एक रूल बताता हूं, जब भी सब्जेक्ट अननोन हो, जब भी सब्जेक्ट अननोन हो तो सिंगुलर में यूज करना है उसको। पहला क्लियर। अगर सब्जेक्ट नॉन है, ज्ञात है, तब देख लेना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सिंगुलर होगा तो आप यूज करेंगे, अगर सब होगा तो मान लीजिए कि ये कार किसकी है, तब तो दीज कार आ जाएगा, तब आपको हुज आर करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हुम वाले में, जो मैंने आपको बताया था। हुम को ठीक से देखना, उसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है। अब देखो एक मैं सेंटेंस आया हुआ देता हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि बहुत सिंपल है। देखो आया हुआ सेंटेंस है, द सेल फोन। पहले की सेंटेंसेज जो थे वो बुक से आती थी, चेयर से आती थी, फैन से आती थी। आजकल अब नहीं आता, आजकल किससे आता है, सेल फोन से आता है। अब जमाना बदल गया ना। सेल आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे वहां पर सेल फोन का चर्चा रहता है। पहले क्या होता था, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल। अब नहीं। पहले तो राम ने एक पेंसिल जो है, अब क्वेश्चन पहले कैसे बनते थे, राम ने जो है सो एक गाय 5,000 रुपया में खरीदी। अब क्वेश्चन आया, रमेश ने एक फोन जो है वो 12,000 रुपये में खरीदा। मॉडर्नाइज्ड शब्द की ही तो चेंजिंग होती है। द सेल फोन विच है, विच इज द सेल, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, यहां दैट कर देता हूं मैं। द सेल फोन दैट इज lying, the cell phone that is lying on the table, on the table, on the table, which is, देखो आया हुआ सेंटेंस है, जैसे आया था एज इट इज मैंने दिया है।
द सेल फोन दैट इज लाइंग ऑन द टेबल विच इज। जो सेल फोन, इसकी हिंदी भी टेबल पे पड़ी है, सेंटेंस का क्या मतलब है? जो सेल फोन टेबल, लाइंग मतलब होता है होना, पड़ा होना। जो सेल फोन टेबल पे पड़ी है किसकी है? सेंटेंस यहां क्या बन रहा है? ऐसे तो नहीं बन सकता ना कि जो सेल फोन टेबल पर पड़ी है कौन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो सेल फोन, जो मोबाइल टेबल पर रखी है या तो किसकी है, रिलेशन बतला रहा है। तो यहां पे आपने जो हुई चीज किया है, क्या है ये? गलत। यहां क्या आ जाएगा? हुज इज। क्या आएगा यहां पे? हुज इज। पता चला कैसे आते हैं एरर? ऐसे आते हैं एरर, ऐसा सेंटेंस बनाया रहता है। समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड में बना सकते हैं। और यहां पर चाहे दैट करे और चाहे यहां पर विच करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया है सब चीजें, इस समय गड़बड़ी मत करना। कभी कभार यहीं ठीक रहेगा, यहीं पे गड़बड़ कर देगा। समझ गए ना? वो तो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि कहां से क्या पूछता है। हुज का भी क्लियर? क्लियर। अगला एक छोटा सा और यूज है, यूज ऑफ व्हाट। यूज ऑफ व्हाट, इसको व्हाट पढ़ते हैं, WH फैमिली वर्ड है ये, समझ गए ना? व्हाट मत पढ़ना। कुछ बच्चे सोचते हैं एच है तो एच कैसे छोड़ेंगे, व्हाट, हाँ नहीं। इसमें एच जो है वो कंप्लीट साइलेंट मोड में होता है। कंप्लीट मतलब कि एच की प्रोनाउंसिएशन होनी ही नहीं चाहिए, सीधे आपको वाट बोलना है, वाई बोलना है। जैसे वाई बोलते हैं ना, WHY, तो उसको वाई नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वाई। एग्जैक्ट लेटर बोलिए वाई। एच कंप्लीट साइलेंट मोड में होता है। वाट इज यूज्ड, what is used, what is used to express प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब पेशा, ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं। प्रोफेशन, किंग्स, etc। वाट का मेन जो यूज है वो यूज है प्रोफेशन बतलाने के लिए, किसी का पेशा बतलाने के लिए। और बाकी तो अब चीजों के लिए वाट का यूज कर सकते हैं, वाट का यूज कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेन यूज में क्या आता है वाट का? प्रोफेशन, पेशा बतलाने। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अब आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, अब आपको यहां पे क्या करना है? पेशा बतलाना है। माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर, व्हाट एवर यू वांट टू से। क्लियर है? व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या हो? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, गुंडा हो, लुटेरा हो, क्या हो? उचक्का हो, गंजेरी हो, भंगेरी हो, क्या हो? आपका प्रोफेशन जानना चाहता है। हु आर यू, जस्ट योर एक्सप्रेस योर नेम। व्हाट आर यू, एक आएगा विच आर यू। तीनों में मजा आ जाएगा, तीनों को समझ लोगे, हो गया बेरा पार। दो क्लियर हुआ? तो व्हाट का यूज किसके लिए करेंगे? प्रोफेशन बतलाने के लिए। अब व्हाट का यूज नॉर्मली आप करते हैं थिंग्स के लिए भी। व्हाट हैव यू ईटन टुडे, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, आज आपने क्या खाना है। व्हाट आर यू डूइंग नहीं बोलते हैं, नॉर्मली भी इसका यूज कर सकते हैं व्हाट। क्लियर है? कंप्लीट, देख लीजिए। कंप्लीट ना? अब लास्ट यूज है यूज ऑफ विच। इसको थोड़ा समझना है आपको। यूज ऑफ विच,
अभी जानते हैं मुझे अभी पढ़ाने में मन नहीं लगता है, अंदर से खींच खींच के टीचरशिप को ला रहा हूँ। गांव जो ज़्यादा दिन रह गए ना, एक दोस्त आज एक आध दोस्त तो मुझे भड़का दिया, अब कहा जाएगा दिल्ली, यहीं खोल दे कोच। ताश खेलते रहता था, बीच में मुझे टुसकाते रहता था, दिल्ली जाता है, दिल्ली जा क्या करेगा, बिल्ली पकड़ेगा, यहाँ भी कमा। उस सब पूरा निठल्ला बैठा हुआ है, 12 घंटे ताश खेलता है। मैं 12 घंटे पढ़ाता हूँ तो सब 12 घंटे ताश खेलता है। अब बातें जो सुनिएगा गांव घर के लोगों को, जो लोग ताश खेलते हैं गांव घर में, आप होंगे बहुत सारे लोग, उसके मतलब चाणक्य मौन हो जाएगा उसके सामने में, ऐसी ऐसी बातें करेगा वो। तो दिन भर बातें तो पताता है, करता क्या है, खाना खाया, बैठा हुआ है, चाय कॉफी चल रहा है, कॉफी तो नहीं पीते वो लोग, कॉफी का विदेशी आइटम है, कॉफी पियेंगे 10,000 गाली देगा, चाय दूध वाली चाय, और ताश खेलते रहता है। और ताश खेलना शुरू किया 10 बजे से, अब 12 बजे तक में 12 बार लड़ाई कर लिया अपने में, 4 गो ताश फाड़ दिए। हाँ उसका, हाँ ऐसे बुजुर्ग है हमारे, हमको तो हंसी आते रहती है, 70 साल के हैं। अब 15 से 20 मिनट में ताश में लड़ाई हो जाती है, ऐसी लड़ाई हो जाती है माँ बहन पे उतर जाता है, इतनी गाली पड़ता है। वो देखेंगे तो हमें तो वीडियो बनाना सोचा, लेकिन फिर सोचा कि ठीक नहीं है, किसी के भाई बैग। और आपको लगेगा इस स्तर पे लड़ाई हो जाती है कि आपको लगेगा कि अभी सब जन्म जन्म में खेलेगा नहीं कभी एक साथ। आपको लगेगा बाप रे आज तो भयंकर लड़ाई कर लिया। अगले दिन फिर 10 बजे फिर चारों मिलेगा, फिर 12 बजते बजते फिर लड़ाई करेगा, फिर सब एक दूसरे की मां बहन करके जाएगा, 2-4 ताश फाड़ दिया, ठीक है। आपको फिर लगेगा आज तो खत्म कर दिया खेला, आज ये सब, आज दोस्ती पर नाम मतलब आज दोस्ती तोड़ लिया है, सब कभी नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन फिर आएगा, फिर वही 10 बजे, मतलब ये उन लोगों का 20 साल से यही चल रहा है। तो गांव घर के मन में लोगों में कुछ होता नहीं है, वो लोग खेलते हैं, वही दोस्ती होती है। आप सोच लीजिए 70 साल के दादाजी सब हैं, तो उन लोगों का अपना भी एक ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लग गया था, फिर आप लोगों का याद आया, नहीं चले ही जाते हैं, नहीं तो घाटा हो जाता, मैं आता नहीं। सोचते रह जाते सर कहाँ गए, पैसा सर लेके भाग गए सर। चलिए आगे ये करें, अब लास्ट है, इसको थोड़ा फोकस करना है। अब देखिए आज की जो क्लास है, अब पूरी क्लास किस पे डिपेंड है, यूज ऑफ व्हिच। अब आपको माइंड क्लैश करेगा, और ये अगर समझ गए तो आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, हु कहां आएगा, हुम कहां आएगा, हुज कहां आएगा, व्हाट कहां आएगा, पूरी क्लियर। अब देखिए व्हिच का यूज क्या है, व्हिच इज यूज्ड। अब बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, और ज्यादा इसमें दबाव मत लेना, गहराई में मत चले जाना, समझ गए ना। हाँ इसमें गहराई मत जाना, जैसे ही गहराई में जाओगे मैं आपको बताता हूं हु और व्हिच में क्लैश करने लगेगा आपका माइंड, ये मैं सतर्क कर दिया हूं। कुछ चीजें में होता है ना, कुछ बातें समझते हो ना, ज्यादा गहराई में जाना खतरनाक होता है, जैसे प्यार मोहब्बत, अगर आप उसमें गहराई में चले गए हैं तो उसका अंजाम जो है बहुत भयंकर होने वाला है। इतिहास के पन्ने पलट के देख लो, इतिहास के पन्ने पलट के देख लो। और पहले वाले तो प्यार मोहब्बत जो होता था वो अलग होता था, आज का जो प्यार मोहब्बत होता है दोनों धोखेबाज है, वो सोच के ही आया है धोखा देना है 2 महीने बाद इसको। अच्छा सामने वाला भी समझता है धोखा देगा हमको, तो भी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी रखता है। आजकल का दूसरा बात है, जब उस समय का उतना पवित्र प्यार होता था, मान लीजिए लैला मजनू हीरा रांझा, उस सब का प्यार सफल नहीं हो पाया, बड़ा भयंकर अंजाम हुआ, पत्थर मार मार के मार दिया। तो प्यार वाले लैला मजनू का था ना कि भाई बांध किया, पत्थर मार के मारा। तो आजकल तो बाकी समाज तो नहीं मारता है, खुद ही मरता है, एक दूसरे को गोली मार देता है, काट देता है, सीट फेंक देता है। तो गहराई में नहीं जाना है कभी जीवन में, इसमें गहराई में नहीं जाना, ठीक है, बहुत बेसिकली समझ लेना है। विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चॉइस, सिलेक्शन, etc। बिहार के मुजफ्फरपुर में घटना घटी, एक सरफिरा आशिक जो है मंडप में जाकर के लड़की को गोली मार दिया। सरफिरा आशिक जो है, पहले उसने उसके भाई को किडनैप किया, धमकी दिया कि तुम मुझसे शादी कर, एक तरफा प्यार था, ठीक है। तो वो लड़का उसके भाई को किडनैप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया उसके भाई को। एक चीज मैं आपको बताता हूं, 2 लोगों से बच के रहना जीवन में, जो सरफिरा आशिक हो,
जिसके ऊपर पागलपन सवार हो, किसका? मोहब्बत का। वैसे के सामने में दंडवत प्रणाम कर देना। उसके लिए पीएम डीएम सीएम कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड में आग लगा सकता है, उससे दूर रहना। समझ गए ना? तो पहले वहां मंडप में गोली मार दिया, पहले भाई को किडनैप किया। अंजाम सुनिए, पहले भाई को किडनैप किया, लड़की नहीं मानी, पुलिस तलाश किया, सरफिरासी को पुलिस तोड़ तार दिया जहीं से। बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुद पहले से ही टूटा हुआ हूं, जब दिल टूट गया है तो हड्डी टूटने में क्या दिक्कत है। पुलिस बोला मार जितना मारना है, मैं मरने के लिए ही आया हूं। पुलिस भी खौफ में आ गया, बोला भाई इसको साइड कर, ले जा, कहीं बाहर उहर जा रहा है, मेरे ऊपर ये सीट नहीं फेंक दे। दौरागा इतना मार, बोला मार जितना मारना है, तोड़ तार दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मेरा जब दिल टूट गया है तो हड्डी तो ईश्वर के द्वारा दिया। वो चला गया तो भाई को बचा लिया, तो पुलिस ने भाई को बचा लिया। तब उसकी माता पिता जो है शादी कर दिया, कहीं शादी कर दिया। उसको पता चला, मंडप में गया, दूल्हा घोड़ी से उतरने वाला ही था, घोड़ी से पांव रखता ही आगे पहुंच गया मंडप में, सनी देओल टाइप तोलिया बांधे हुए। खबरदार, खींचा कट्टा, अब मारा सीधे मस्तक में गोली। दूल्हा वही घोड़ी उल्टे हाथी भागा, किधर भागा पता नहीं चला, वही गोली मारा लड़की को गोली मारा, गया सीधे कहा? थाना। कहां गया? थाना। तो बोला हूं कि जो जिसके सर पर प्यार का पागलपन सवार उसे बच के रहा। थाना बोला, दरागा इसे आराम कर रहा था, खाना खाया था, मटन वगैरह सब, रात में आराम कर रहा, दरागा ऊपर सीधे बंदूक रख दिया, खून लत लगाया हुआ बंदूक। दरागा देखी कहां से आ गया, कौन इतना बड़ा बड़ा क्रिमिनल है। बोला खून करके आया हूं अपनी प्रेमिका का, बंद कर जेल में, बंद कर जेल में। दरागा का माथा काम नहीं किया, इसके साथ एफआईआर लॉन्च करें, क्या करें, तो खुद ही कह रहा है हम खून किया है, ले जा जहां ले जाना है, बंद कर जेल। अभी से जेल में बंद है, अब वो निकलेगा नहीं निकलेगा, जिसको निकालना था उसको निकाल दिया वो। तो ऐसे लोगों से आप कभी भी किसी चीज के ना गहराई में कोई मजा ना, इतिहास गवाह है जिस चीज की, अगर आप पढ़ाई की भी गहराई में चलेंगे ना, आपको कितना पढ़ना है, जितनी जरूरत है उतनी। अब 12-12 घंटा मैथ पढ़ाने लगो तो एक आध फेज उड़ जाएगा, पागल हो जाओगे, रास्ते पर बोलते जाओगे 4 + 2 6, 4 × 2 8, 4 - 2 2, पूरा हिंदुस्तान मैथ आपका सुनेगा। इसका एक दायरा है ना, गहराई में नहीं जाना है, उतने तक ही जाना है। तो विच का यूज कहां करना है? किसके लिए? चॉइस के लिए, सिलेक्शन के लिए, चुनाव करने के लिए। विच का यूज कहां करना है? चुनाव करने के लिए, सिलेक्ट। तो चुनाव कहां करोगे? जहां ऑप्शन हो, यानी कि 2 या 2 से चीजें ज्यादा अवेलेबल हो, वही ना चुनाव करोगे जी। आपकी मर्जी कहां चलेगी? जहां विकल्प हो, ऑप्शन हो, 2 चीजें हो, 2 से 3 हो, 4 हो, 5 हो, कहीं भी हो, जितनी भी हो, तब वहां पे यूज करेंगे आप। यही बात समझे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो मैं आपको सेंटेंस देता हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान देखना, 5-7 सेंटेंस दूंगा, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। हु इज योर फादर, बहुत सिंपल सेंटेंस सब समझा रहा हूं। हु इज योर फादर, हु इज योर फादर इन द पार्टी या इन द क्राउड, और क्लियर कर दिया हूं। हु इज योर फादर इन द क्राउड, उस भीड़ में आपके पिताजी कौन है। अब ध्यान सुनो, यहां पे नाम की बात नहीं चल रही है, यहां पे सिलेक्शन की बात चल रही है। कहीं एक पार्टी चल रही है, कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है, आपको दूर से पूछा रहा है यार तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूं, कौन है तुम्हारे पिताजी इसमें से। तो वहां किसका भाव आ रहा है? सिलेक्शन का भाव आ रहा है, सिलेक्शन का भाव आ रहा है ना। तो यहां पे हु क्या हो गया? गलत। क्या आएगा यहां पे? व्हिच। जहां भी सिलेक्शन की भावना आएगी, आप थोड़ा सा सेंटेंस को पकड़ोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां पे किसकी बात चल रही है? सिलेक्शन की बात चल रही है। विच पोस्ट डू यू लाइक मोस्ट, जब एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरेंगे आप,
तो उसमें 38 पोस्ट होते हैं। कितने पोस्ट होते हैं टोटल? 38। एक दो पोस्ट जैस सीजीएल के अंदर, सीजीएल का दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ये एमटीएस में भी होता है, लेकिन आपकी चॉइस तब होती है जब आप एमटीएस में टॉप करते हैं। नहीं तो आपको अगर रैंक बाय होता है उसमें ना, एसएससी कभी भी जो पोस्टिंग करता है वो हमेशा रैंक बाय करता है, ध्यान रखना है। एसएससी एक डेस्क जॉब है। और डिफेंस में क्या होता है, आपने टॉप किया, अब मान लीजिए आप सीपीओ का फॉर्म भरे हैं या दिल्ली पुलिस का मान लीजिए कांस्टेबल का फॉर्म भरे, कांस्टेबल में आपने पहला स्थान भी लाया तब भी आपको कांस्टेबल ही बनाएगा। डिफेंस में रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डेस्क जॉब होते हैं उसमें रैंक का बहुत फर्क पड़ता है। अब आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो उसके लिए बहुत अच्छा पोस्ट लाना पड़ेगा, मार्क्स लाना पड़ेगा सीजीएल के अंतर्गत। ये एमटीएस में भी होता है। अब ये मत सोचना, नहीं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में क्लर्क बना देगा। 10 गो महिला रोज आएगी बात करने के लिए, हमारा ये नहीं गया, हमारा हस्बैंड छोड़ के चला गया, हमारा बच्चा गायब हो गया। आपका माथा खराब रहेगा, सोचते से बढ़िया बीडीए बेच लेते गाँव में। उस पोस्ट का फर्क होता है ना, नहीं फर्क होता है। आप आईएएस कंप्लीट किए, अब आप आईएएस एसपी बन गया और आप एलाइड बन गए, आईआरएस ले गए, तो आपका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? खराब पोस्ट आया, आईएफएस में चला गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको दे दिया, फॉरेस्ट में दिन भर 10 गो बाघ मिलेगा, आज तोरे खाएंगे, हमको कोई नहीं मिला है। आप भी सोचेंगे बेकार है आईएएस कंप्लीट की। जानते कि नहीं जानते? ऐसे खैर आईएएस में तो थोड़ा सा आपको, हाँ आईएएस में थोड़ा सा आपको दल्लागिरी करना पड़ेगा, तभी आप नहीं जानते हैं। आईएएस एक सर्विस है, अगर दलाली नहीं करेंगे नेताओं की तो कभी आप जीवन में डीएम नहीं बन पाएंगे, ये फैक्ट है। आप आईएएस कंप्लीट किए ना, टॉप कर जाइए, उसे क्या फर्क पड़ेगा? डीएम कौन बनाएगा? वहां का सीएम, तो जीवन भर मत्स्य विभाग में डाल देगा। मेरे गांव में एक आदमी है, इतने ईमानदार है, आज से लगभग 20-25 साल पहले वो आईएएस बने, कलेक्टर नहीं बन पाया आज तक। क्यों? कभी सुनते नहीं थे किसी की, तो जीवन भर मत्स्य विभाग में रहे, जंगल विभाग, मत्स्य विभाग, कपड़ा विभाग, खादी उद्योग विभाग। डीएम नहीं बन पाएंगे। डीएम कौन बनाएगा आपको? एसपी कौन बनाएगा? वहां का सीएम, उसी के पास अधिकार है। वहां का नेता एमपी कहेगा सर इसको बनाइए, ये 5 करोड़ रुपया कह रहा है पर मंथ देंगे, दलाली करके, ठग करके, जनता को खून चूस के। अच्छा ये देगा 5 करोड़ रुपया? हाँ, तो इसको 5 करोड़ रुपया देगा, तो उसको डीएम बनाओ, जौनपुर का डीएम बनाओ इसको। ये क्या कह रहा है? कह रहा है सर हम बहुत पढ़ाई करके आए हैं, मेहनत से पढ़ाई करके आए, ईमानदारी से। ये कह रहा है हम गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा चल इसको तालाब का रखवाली में भेज। ये क्या कर रहा है? सर ये ढेर ईमानदार है, ये कह रहा है हम अपना पैसा, देश का पैसा, एक पैसा ना अपने पर खर्च करेंगे ना दूसरे पर खर्च होने देंगे। चल इसको अंडमान निकोबार भेज, जेल का रखवाली करेगा। आपका क्या हाल है? मालिक, माई बाप जो आप कहेंगे वही। लखनऊ का डीएम बना है इसको, यही ना। तो और क्या? आप एक सरकारी कर्मचारी है ना, कितने भी बड़े पावरफुल नहीं हो जाए, आपको ईमानदारी से काम। सर्कल है ना, ये सर्कल बनाया हुआ, कितना बताऊं अभी, सर्कल बनाया हुआ। आप यहां पे, आप एक कर्मचारी है, लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या है, गरीब परिवार से, हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, 4 गो बातें ना कहेगा। जिस समय में मायावती यूपी की सीएम थी, आप ध्यान सुनना, जिस समय में मायावती, या आप मुलायम सिंह कह लीजिए, लेकिन मैं मुलायम सिंह के बारे में पूरा तो मान लीजिए कि उतना मैं नहीं उतना नॉलेज रखा था, लेकिन जो मैं घटना मुझे याद आ रहा है कि जिस समय में मायावती यूपी में सीएम थी, तो आप जानते होंगे कि सीएम के बाद 2 बड़ा पद होता है। एक होता है उसका स्टेट का मुख्य सचिव जो आईएएस बनता है, एक होता है डीजीपी जो उस पूरे राज्य का पुलिस का मुखिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक बोला जाता है। जब मायावती दिल्ली से लौटी चार्टर प्लेन से, तो एयरपोर्ट पर उस डीजीपी को मायावती की जूती को रुमाल से साफ करते हुए दिखाया गया। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, मीडिया तुरंत कैप्चर कर लिया, हाईलाइट हो गया कि मायावती की जूती साफ करते हुए यूपी की डीजीपी पाया गया अपने रुमाल से। मैडम आपकी जूती गंदी हो गई है। कितना बड़ा आदमी था डीजीपी, जो पूरा जीवन गुजर जाएगा। आईपीएस जब टॉप कर जाएंगे, जब 25-30 साल, डीजीपी की जानते हैं जॉब कितने महीने की होती है? 6 महीना, साल भर, 2 साल, ज्यादा दिन तक नहीं बनाएगा डीजीपी आपको, इतना बड़ा पोस्ट होता है, फिर दूसरा को लाएगा। तो आप ईमानदारी से काम
कोई भी आदमी हिंदुस्तान में अगर सफल हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके मन में बेईमानी की नियत आई ही आई है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। अभी तो ईमानदार बनना है स्टडी के प्रति, उसके बाद अगर आप ईमानदारी से रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। गवर्नमेंट सर्विस में हमारे देश में समस्या आती है। हाँ, लेकिन करेंगे क्या, इससे ज्यादा हाल खराब है प्राइवेट में, उसे बढ़िया है कि वो है ईमानदारी से, तो कहीं आप कहता रहा हूं कहीं नहीं जी सकते, सिस्टम बना हुआ है ना। चलिए, तो विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, अगर यहाँ पे वाट हुम विच कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नोट करते जा रहे हैं ना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, हु इज द मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। हमारे देश के सबसे महान शिक्षक कौन है, विकास द्विवेदी। ऐसा शिक्षक आपको नहीं मिलेगा, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है। शिक्षक वो है जो पैदाइशी शिक्षक है, वही ना शिक्षक है। उन्होंने पूरी ईमानदारी, आज भारत में मान लीजिए सैकड़ों ने हजारों आईएएस आईपीएस को जन्म दे दिया, लेकिन उन्होंने भी आईएएस छोड़ दिया। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन्होंने आईएएस छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी, कभी पढ़े हैं, क्या कहा उन्होंने, क्या कि मुझे सिस्टम नहीं भाया, मैं बहुत ईमानदार आदमी था, मुझे कहा ये गलत काम करो, मैं नहीं कर पाया तो मैंने रिजाइन दे दिया। यही ना, इसलिए उन्होंने आईएएस छोड़ी थी ना। ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक बात बताया हूं कि अभी तो आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, बाद में थोड़ा सा लिबरलिज्म बनना पड़ेगा, उदारवादी रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कहीं करने। ठीक है, हो गया जी। विच इज मोर इंटेलिजेंट, कोई नहीं, यू आर ही, यू ओ आर है और ही। बहुत इंपोर्टेंट सेंटेंस है ये। हु इज द मोर इंटेलिजेंट, यू और ओ आर लिखा हूं मैं, यू और ही, ये आए हुए सेंटेंस है, देख लेना। अभी 3-4 मुझे लिखा देता हूं, आए हुए सेंटेंस है। आप में और उसमें कौन ज्यादा तेज है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आप में और उसमें कौन ज्यादा तेज है, हु इज द मोर इंटेलिजेंट, यू और ही। आप ज्यादा तेज हो कि वो ज्यादा तेज है, ये सेंटेंस कर रहा है। तो सिलेक्शन की भावना आ रही है, तो यहां हु करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या आएगा यहां पे, विच इज द मोर इंटेलिजेंट, यू और ही। ये हु और विच में थोड़ा सा माइनर का अंतर है। नाम बताने के लिए कहता तो फिर यहाँ क्या आता, हु का। वो सेंटेंस के बाबू ऊपर निर्भर करेगा, वो आपका काम है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। मैं एक चीज में 100% टाइम देके, भले 10 मिनट ज्यादा लगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कहीं डाउट हो। टाइम लगे 100 सुनार की तो 1 लोहार की। हाँ, एक बार पढ़िए, साथ के पढ़िए, मेरा इससे ध्यान रहता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, हु इज, एक मिनट रुक जाइए, एक तो लिखा दिया, आप ये लिखिए, ये जितने भी आप लिख रहे हो आया हुआ सेंटेंस है। ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, हु इज द मोर ब्यूटीफुल। क्वेश्चन मार्क सब में लगाइएगा। ऑफ द टू सिस्टर्स, घुमा फिरा के देता है, हु इज द मोर ब्यूटीफुल। सिलेक्शन की भावना आ रही है, भाई उन 2 बहनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे हु गलत है, क्या आएगा, विच आएगा। क्लियर है जी, किसमें नहीं, यहाँ इजी लगाना है क्योंकि सिंगल की बात चल रही है। सिलेक्शन में 2 में से एक, हाँ कुछ भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, आर देगा तो गलत हो जाएगा। अगर आप विच आर भी कहेंगे तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, वही चीज आएगा क्योंकि एक की बात कर रहा है ना कि इन दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, तो एक को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, व्हाट इंस्टीट्यूट हैव यू ज्वाइंड, फॉर पूरा आप लिख दो क्या, चलो लिख देता हूं, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन।
व्हाट इंस्टीट्यूट हैव यू ज्वाइंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। सिलेक्शन की भावना आ रही है तो व्हाट तो किसी भी हिसाब से यहां बैठता नहीं है, क्या आएगा यहां पे, विच। आई बात समझ में? क्लियर है? विच स्टेट डू यू बिलोंग टू, लोग पूछता है कि नहीं आप किस राज्य से हैं, नहीं, विच स्टेट डू यू बिलोंग टू, TU2। तो वाट स्टेट कहेंगे तो गलत हो जाएगा। और एक चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन की भावना में ना जब भी नॉन लिविंग थिंग्स आए तो विच का ही यूज करना। प्रॉब्लम कहां आती है, जहां कोई लिविंग थिंग्स होगा तो वहां हु आएगा कि विच आएगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे अभी आपको बताया था हु इज द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ नेशन, अगर वहां पे विच इज द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ नेशन कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात को समझ रहे ना, विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा किसे कहा जाता है। अगर वहां पे आप वाट या हु का यूज किए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वहां पे क्या आ जाएगा, विच। लेकिन जब फादर की बात आएगी तो नाम जानने की बात समझ में है, बात समझे कि नहीं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, हु का नाम आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा माइंड क्लैश करता है, बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है? यह कमरा किसका है, तो आप रिलेशन बता रहा होगा तो हुज का यूज कर देना। समझे कि नहीं? आ रही है बात? सुने, आप में से मोहन कौन है, देखो एक सेंटेंस और में लिखा था, हो गया है। तो अगर आप ये कहोगे कि हु आर यू, हु ऑफ यू इज मोहन, हु ऑफ यू इज मोहन, आप में से मोहन कौन है, तो यहां पे सिलेक्शन की बात आ रही है। ये ध्यान रखना बाबू, थोड़ा सा इसमें थोड़ा माइंड क्लैश करता है हल्का सा। आपको लगेगा कि यहाँ हु आएगा, जहां लगेगा कि विच आएगा तो वहां विच नहीं हु आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। तो हु गलत है, मतलब विच आ जाएगा ये। एक सेंटेंस और लिख लीजिए, विच स्टेट हैज, which state has most waterfalls in India, most waterfalls in India, which state has most वाटरफॉल्स इन इंडिया, सबसे ज्यादा वाटरफॉल्स भारत में किस राज्य के पास है, क्या ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात चल रही है, तो अगर यहाँ पे वाट होम कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, विच आएगा, एकदम सही है। ठीक है, अब जो देखो क्लियर है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। कहाँ है, किस राज्य में है, क्वेश्चन है ये, कहाँ है, मेघालय और तमिलनाडु। लिखिए अगले, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वाटरफॉल्स, मेघालय नहीं। चलिए अगला लिखिएगा, एक सेंटेंस देखिए, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लगभग लगभग लास्ट सेंटेंस है इस टॉपिक का। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप यहां पे विच का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे सिलेक्शन की बात नहीं चल रही है, करंट में कोई प्रेसिडेंट है उसका नाम आपको बताना है। आई बात समझ में, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब मान लीजिए एक देखो, एक का कभी कॉमन एरर ढूंढोगे इंग्लिश में ना, एक सेंटेंस में लिखा रहता है विच पार्ट, जब भी कॉमन एरर वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो उसके ऊपर में सेंटेंस जो आप ढूंढोगे उसके ऊपर में एक लाइन लिखी रहती है, एक लाइन लिखी रहती है, लिखा रहेगा विच पार्ट ऑफ द
सेंटेंस या sentences, which part of the sentences has an error? जब भी आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा ना, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है सेंटेंस में? which part of the sentences has an error? कभी यहाँ पे फॉलोइंग सेंटेंसेस देता है कि जो निम्नांकित में जो वाक्य हैं उसके किस भाग में क्या है, एरर है। ए में, बी में, सी में, सिलेक्शन का बोध होता है ना, तो वहां पे क्या आता है, विच का आता है। अगर आप यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए पूरा इंटरोगेटिव फॉर्म कंप्लीट। लेकिन प्रोनाउन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी 2 क्लासेज और लगेंगी।